नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं गृहण संहिता की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। पिछले कुछ दिनों से हम षटकर्म पे हमारे व्याख्यान कर रहे हैं, जिसमें हमने धोती क्रिया के विषय में जाना, बस्ती क्रिया के विषय में जाना और आज हम नेति क्रिया के विषय में जानेंगे, जो कि तीसरा षटकर्म कहा है। तीसरा षटकर्म नेति है। नेति मुख्य रूप से वायु मार्ग को शुद्ध करने का एक प्रयास होता है, जिसमें हमारे मस्तिष्क का, कपाल का, नासिका प्रदेश का और गले का, जिसमें हम शुद्धि करते हैं। कैसे होती है विधि और कितने प्रकार की नेति प्रचलन में है, कौन सी टेक्स्ट के अनुसार है, इन सब चीज़ों की, इन भ्रांतियों का निवारण भी इस व्याख्यान के माध्यम से करने का प्रयास करूँगा। सबसे मुख्य बात, नेति होती कितने प्रकार की है, ये सबसे मुख्य एक सवाल आता है। YCB में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो हर व्यक्ति पूछता है कि नेति के कितने प्रकार हैं। तो यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, तो नेति का एक ही प्रकार है। नेति एक ही प्रकार की है, धोती की तरह 13 प्रकार की नहीं है। लेकिन आधुनिक विषय में जाएं, आधुनिक लोगों की बात करें या आचार्यों की बात करें, तो धोती के नेति के अलग अलग रूप कहते हैं। सूत्र नेति, जल नेति, रबड़ नेति, दुग्ध नेति, घृत नेति, न जाने कितनी नेतियां लोगों ने बनाई हैं। मैं उन सब के संदर्भ में बात नहीं करूंगा। यहाँ टेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू गृहण संहिता, अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका जो बात कही गई है, अकॉर्डिंग टू हठ रत्नावली जो बात कही, उसी की बात मैं यहाँ करूँगा। तो केवल एक नेति की बात की गई है दोनों तीनों ही ग्रंथों में, और वो है सूत्र नेति। सूत्र नेति एक सूती धागा होता है, मतलब 10-12 धागों को मिला करके एक सूत का एक धागा, मोटा धागा बना लिया जाता है, जो आधे हाथ लंबा होता है। तो हाथ हमारा बहुत पूरा लंबा होता है, तो हमारा लगभग वो 12 इंच से लगभग 12 इंच के आसपास वो होता है। 12 से 15 इंच भी उसकी लंबाई हो सकती है। तो 9 से 12-15 के बीच में उसकी लगभग लंबाई होती है। आधा हाथ होते हैं, तो आधा हाथ में ये लगभग इतना आता है, क्योंकि कोहनी तक के हाथ को मान्यता देते हैं। तो 9 से 12 या 15 इंच तक, वो स्पेसिफिकेशन नहीं है कि 12 ही होना चाहिए, 9 ही होना चाहिए। 12 से 15, 9 से 15 तक इंच का वो धागा होता है। कई धागों का एक समूह होता है, उनको मिला करके नेति, सूत्र नेति तैयार की जाती है। अब उस सूत्र नेति को नाक में डाल करके मुंह से निकालना होता है। नाक के एक छिद्र में डालेंगे और मुंह से निकाल के गले की शुद्धि करते हैं, उसका घर्षण करते हैं। अब यदि सूती धागे को वैसे डालने आप लगेंगे तो नहीं डलेगा। उसके ऊपर इसलिए उसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए मोम का प्रयोग करते हैं। मोम उसके ऊपर लगाते हैं। मोम लगाने से वो नासिका में अंदर आसानी से प्रवेश करता है। उससे पहले हमें थोड़ा सा घृत का प्रयोग करना चाहिए, माने घी को नाक में लगा लेना चाहिए, या जो हमारी जो सूत्र नेति है उस पर थोड़ा सा घी का लेप हमने करना चाहिए, लेपन करना चाहिए, जिससे आसानी से जा सके। उसके बाद हम घर्षण करते हैं, नाक से ले जा करके मुंह से निकाल के उसको घर्षण करते हैं। फिर ऐसा करने के बाद फिर दूसरे नाक से ले करके भी ऐसा ही करते हैं, तो दोनों नासिका छिद्रों की शुद्धि होती है। इसमें मुख्य रूप से कहा, इसके जो लाभ हैं, 3 मुख्य लाभ इसके कहे हैं। वैसे तो कोई कितने लाभ बता दे, लेकिन सबसे मुख्य जो लाभ हैं, जो गृहण संहिता कहते हैं, 3 प्रकार के लाभ कहती है। सबसे पहला है कि इससे खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है, सबसे पहला लाभ। दूसरा, इससे कहा है दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तीसरा इसका लाभ है कफ रोगों की निवृत्ति होती है, माने 20 प्रकार के जो कफ रोग हैं वो नेति क्रिया करने से नहीं होते, या होते तो समाप्त हो जाते हैं। माने कफ की निवृत्ति करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता, दिव्य दृष्टि पैदा करता है और खेचरी मुद्रा के सिद्ध होने में सहायक है। 3 प्रकार के लाभ सूत्र नेति के कहे अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। उसके बाद कोई कहे बालों को झड़ने से रोकता, सफ़ेद होने से रोकता है। ये सारे कफ से होने वाले रोगों के ही परिणाम हैं, जो हम कहते हैं 20 प्रकार के। तो यहाँ पे सूत्रकार ने एक शब्द में कहा कि 20 प्रकार की जो कफ है, कफ रोगों को से मुक्ति दिलाता है। तो अनेकों लाभ हो सकते हैं, 20-25 लाभ। 20 लाभ तो इसके कफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आंखों का हो गया, खेचरी मुद्रा का हो गया। तो अनेकों लाभ जो प्रचलन में हो सही हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट ये लाभ कहे गए हैं। बहुत सारे कहते हैं कि जल नेति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जल नेति अवश्य करनी चाहिए। जल नेति आधुनिक आचार्यों द्वारा इजाद की गई है, प्री वर्कआउट ऑफ द सूत्र नेति, यानी कि सूत्र नेति का पूर्व कर्म कहा गया है इसको, जल नेति को। जल नेति करने से हमारी नासिका छिद्र जो है वो पूरी तरह से खुल जाते हैं और हमारी नासिकाएं तैयार रहती हैं सूत्र नेति के लिए।
सीधा सूत्र नीति करते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो प्रारंभ में कुछ दिन हम जल नीति का अभ्यास करें, उसके बाद सूत्र नीति का अभ्यास करें तो बहुत आसानी होती है। अब कई व्यक्तियों का पूछना कि रबड़ नीति करनी चाहिए, मैं स्ट्रांगली उसको डिनाई करता हूँ, रिकमेंड नहीं करता हूँ। रबड़ नीति कभी नहीं करनी चाहिए। रबड़ एक केमिकल का बना होता है, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है, लेयर होता है, उसका जो कलर होता है वो भी केमिकल से तैयार होता है। और केमिकल में आपको पता है कितनी खतरनाक केमिकल होते हैं। और नाक और गला और मुंह हमारे सेंसिटिव पार्ट है, उसमें रबड़ की चीज़ को डालना, केमिकल की चीज़ को डाल के घर्षण करना मुझे लगता है अनहाइजेनिक है। तो मैं ये कहता हूँ कि रबड़ नीति जो प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं हानि होने की संभावना है। रबड़ नीति का प्रयोग कहीं किसी शास्त्र में नहीं है, तो हमें सूत्र नीति का प्रयोग करना चाहिए। उससे पहले हमें जल नीति का प्रयोग कर सकते हैं, वो लॉजिकल है। तो मुझे लगता है कि रबड़ टूटने का खतरा रहता है, आकड़न होती है, उसमें एक बहुत गंदी स्मेल होती है जो कि हमें सेंसिटिव होते हैं, हमें एलर्जी क्रिएट कर सकती है। तो एलर्जी को दूर करने का प्रयास किया और एलर्जी ही हो गई पता चला। तो रबड़ नीति को मैं स्ट्रांगली डिनाई करता हूँ कि नहीं करनी चाहिए। बाकी आपका कोई मत है, आपका कोई मानना है, तर्क है, तो आप देख सकते हैं। इसमें सब स्वतंत्र हैं अपनी विचारधारा को लेकर के। उसके बाद दुग्ध नीति, घृत नीति, अनेकों नीतियां प्रचलन में हैं जिनको व्यक्ति विशेष से सीखना चाहिए और उनकी आवश्यकता मुझे नहीं लगता दुग्ध नीति की, घृत नीति की। कुछ लोगों ने तो मूत्र नीति भी चला रखी है। बताइए मैं किस किस को स्ट्रांगली कंडम करता घूमूं कि मूत्र नीति नहीं करनी चाहिए। मूत्र नीति में भी कोई कह रहा है कि 100 के मूत्र, स्वयं के मूत्र से नीति करें, गाय के मूत्र से नीति करें। तो यदि व्यक्ति अपने मूत्र से नीति करेगा तो वो पूरे दिन भर तो वो मूतने पे ही लगा रहेगा, वो संभव नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि लॉजिकल बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं इस बात को बताता हूँ कि भाई हमें सूत्र के अनुसार चलना चाहिए। जल नीति, सूत्र नीति ठीक है, आगे जितने भी नीतियाँ हैं थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा संकीर्ण हो जाती हैं चीज़ें, और मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर सकता। और ना मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक हूँ कि उनके ऊपर पूरा विश्लेषण करूँ, ना मेरा इतना है। तो मुझे लगता है कि सूत्र नीति और जल नीति, ये 2 नीतियाँ अच्छी हैं। सूत्र नीति अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट ये है, इतनी लंबाई है, इसका आगे इसको मोम लगा लें, थोड़ा सा घी में इसको डुबो लें तो आसानी से हो पाएगी। घी उसको ऊपर मल लें, लेप कर लें, इससे ये लाभ मिलेंगे, कफ रोग दूर होंगे। और योग्य शिक्षक के निर्देशन में ही आप इसका अभ्यास करें। ये तीसरा षटकर्म था अकॉर्डिंग टू घृण संहिता, जिसकी व्याख्या मैंने आपके सामने की। आशा करता हूँ व्याख्या समझ आई होगी। आपका कोई सवाल है सूत्र नीति को लेकर, रबड़ नीति को लेकर, जल नीति को लेकर, बाकी अन्य किसी नीति को लेकर के, तो मुझे जरूर पूछिएगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा। और ये मेरी अपनी मान्यता है, जो मैंने रबड़ नीति के बारे में जो मैंने अपने विचार दिए, दुग्ध नीति, घृत नीति, मूत्र नीति के बारे में जो विचार थे वो मेरे खुद के विचार है, इसमें किसी टेक्स्ट का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो यदि मैं गलत बता रहा हूँ तो मैं ही गलत बोल रहा हूँगा, इसमें किसी सूत्रकार की कोई गलती नहीं है किसी प्रकार की। सूत्रकार ने सूत्र नीति की बात कही है, जो सूती धागे से बनी होती है, 6, 7, 8, 10 धागों से मिल करके बनता है। और आपने देखा भी होगा, अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता। और जो जल नीति है वो उसका पूर्व कर्म हो सकता है, प्री वर्कआउट हो सकता है। ये भी आधुनिक आचार्यों द्वारा क्रिएट की गई नीति है। तो ये नीति का कंसेप्ट है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा और बुद्धि का प्रयोग करके आप इस चीज़ को समझेंगे और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे जल्द ही दूसरे व्याख्यान को लेकर के मैं आऊँगा, क्योंकि धोती हो गया, बस्ती हो गया, नीति हो गया, अब न्योली की बारी है। तो न्योली क्रिया को लेकर के आएंगे जल्द ही आपके बीच में। तब तक अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें, स्वाध्याय सानिध्य जारी रखें, योग का अभ्यास जारी रखें और अपने आप को, अपनी उन्नति जारी रखें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।